हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 8 हिंदी का पहला पाठ ध्वनि, जिसमें हम आपको प्रश्न और उत्तर लिखा रहे थे। और अब हम आगे के प्रश्नोत्तर आपको लिखाने जा रहे हैं। भाषा की बात का पहला प्रश्न। भाषा की बात। इसका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित पुनरावृत। यहाँ पे शब्द आया है पुनरावृत, यानी एक शब्द की दो बार आवृत, यानी एक शब्द को दो बार बोला जाना, पुनरावृत। शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। प्रयोग कीजिए। और ये शब्द हैं बातों बातों में, बातों बातों में, रह रहकर, लाल लाल, सुबह सुबह, रातों रात, और घड़ी घड़ी। तो इन शब्दों के हमें क्या करने हैं, वाक्यों में प्रयोग करने हैं। निम्नलिखित पुनरावृत शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। बातों बातों में, रह रहकर, लाल लाल, सुबह सुबह, रातों रात, और घड़ी घड़ी। इसका उत्तर है, तो पहला है हमारा बातों बातों में, बातों बातों में। इसका हमें क्या करना है, वाक्यों में प्रयोग करना है। तो बातों बातों में वह बाजार से जरूरी सामान लाना भूल गया। तो बातों बातों से जो वाक्य प्रयोग बना, बातों बातों में वह बाजार से जरूरी सामान लाना भूल
गया। अगला है रह रहकर, रह रहकर। इसका वाक्य प्रयोग होगा कल रात से रह रहकर बारिश हो रही है। कल रात से रह रहकर बारिश हो रही है। अगला है लाल लाल, सूर्य की किरणें सुबह के समय, सुबह के समय लाल लाल प्रतीत होती हैं। तो लाल लाल का जो वाक्य प्रयोग है, सूर्य की किरणें सुबह के समय लाल लाल प्रतीत होती हैं। अगला है सुबह सुबह, सुबह सुबह। दादाजी सुबह सुबह सैर पर निकलते हैं, सैर पर निकलते हैं। सुबह सुबह का वाक्य प्रयोग है दादाजी सुबह सुबह सैर पर निकलते हैं। अगला है रातों रात, रातों रात। ईश्वर की कृपा से रमेश रातों रात अमीर बन गया, अमीर बन गया। रातों रात का जो वाक्य प्रयोग है, ईश्वर की कृपा से रमेश रातों रात अमीर बन गया। अगला है घड़ी घड़ी, शिक्षक द्वारा
छात्रों को घड़ी घड़ी पढ़ाई में ध्यान लगाने के लिए पढ़ाई में ध्यान लगाने के लिए टोका गया या डांटा गया। तो घड़ी घड़ी शिक्षक द्वारा छात्रों को घड़ी घड़ी पढ़ाई में ध्यान लगाने के लिए टोका गया। तो यहाँ पे ये पुनरावृत्त जो शब्द थे उनके वाक्यों में प्रयोग आपको करा दिए गए हैं। आप इनको ध्यान से देखिए और इसको समझिए और उसके बाद इनको कॉपी में नोट कीजिए। और यहाँ पे आपका ये पहला पाठ समाप्त होता है। इसके बाद हम आपको अगला पाठ करा रहे हैं और उसके प्रश्न और उत्तर आपको लिखा रहे हैं। पाठ 2। हम आगे बढ़ते हैं पाठ 2 में। लाख की चूड़ियां अगला पाठ है हमारा, पाठ 2। पाठ 2 लाख की चूड़ियां। लाख की चूड़ियां। पाठ 2। इसके प्रश्न और उत्तर आपको कॉपी में करा रहे हैं। इसका पहला प्रश्न है, बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से यानी रुचि से चाव से क्यों जाता था? क्यों जाता था और बदलू को बदलू मामा न कहकर बदलू काका क्यों कहता था? क्यों कहता था? तो हमारा पहला प्रश्न है, बचपन में लेखक अपने मामा के गांव
चाव से क्यों जाता था, और बदलू को बदलू मामा न कहकर बदलू काका क्यों कहता था। ध्यान से आप प्रश्न को देखिए और उसको कॉपी में नोट कीजिए। इसका उत्तर है बचपन में लेखक अपने मामा के गांव अपने मामा के गांव चाव से इसलिए जाता था क्योंकि लेखक के मामा गांव में लाख की चूड़ियां गांव में लाख की चूड़ियां बनाने वाला कारीगर बदलू रहता था। बदलू रहता था। लेखक को बदलू काका से अधिक लगाव था। बदलू काका से अधिक लगाव था। वह लेखक को, वो बच्चा जो है इस कहानी का लेखक भी है, वह लेखक को लाख की सुंदर गोलियां बनाकर देता था। गांव के सभी लोग गांव के
सभी लोग बदलू को बदलू काका बदलू काका बुलाते थे। इस कारण लेखक भी बदलू मामा न कहकर बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहता था। तो यहाँ पे इसका उत्तर फिर से हम समझ लेते हैं। बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से इसलिए जाता था क्योंकि लेखक के मामा गांव में लाख की चूड़ियां बनाने वाला कारीगर बदलू रहता था। लेखक को बदलू काका से अधिक लगाव था। वह लेखक को लाख की सुंदर गोलियां बनाकर देता था। गांव के सभी लोग बदलू को बदलू काका कहकर बदलू काका बुलाते थे। इस कारण लेखक भी बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहता था। तो ध्यान से इसके उत्तर को देखिए और उसको कॉपी में नोट करेंगे। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, वस्तु विनिमय क्या है? वस्तु विनिमय क्या है? विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है? पद्धति क्या है? तो यहाँ पे वस्तु विनिमय क्या है, यहाँ पे अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स में बताया जाता है वस्तु विनिमय क्या है। विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है। अब हम इसका उत्तर आपको लिखाएंगे कि वस्तु विनिमय क्या है। वस्तु विनिमय में
वस्तु विनिमय में एक वस्तु को दूसरी वस्तु देकर लिया जाता है। यानी एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु, उसे क्या कहा जाता है? वस्तु विनिमय कहा जाता है। वस्तु के लिए पैसे नहीं लिए जाते थे। इसमें क्या होता है? वस्तु के लिए पैसे नहीं लिए जाते हैं। अगर हमें किसी वस्तु को किसी को देना है, वो भी उसके बदले कोई वस्तु हमें लौटाएगा। इसे क्या कहते हैं? वस्तु विनिमय कहते हैं। वस्तु के बदले वस्तु, वस्तु के बदले वस्तु ली और दी जाती है। ली और दी जाती है। किंतु अब यहाँ पे क्या होता था ना, पहले समय में लोगों के पास जो चीज़ अगर नहीं होती थी तो उसके बदले पैसे नहीं लिए जाते थे। जैसे किसी वस्तु को अगर मान लिया अनाज के बदले कोई दूसरी चीज़, मान लिया आपको अगर अनाज की ज़रूरत है, आप उसको क्या करेंगे? उस इंसान से आपको अगर अनाज लेना है तो आप उसके बदले क्या करेंगे? कोई दूसरी चीज़ दे देंगे। पैसों में उसका मोल भाव नहीं होता था, तो वस्तु के बदले वस्तु दी जाती थी। लेकिन अब क्या है? अब मुद्रा के चलन, जब से पैसा आया, अब मुद्रा का अर्थ है पैसा। मुद्रा के चलन के कारण, जब से पैसा आया तब से मुद्रा के चलन के कारण वर्तमान परिवेश में वस्तु का लेन देन मुद्रा के द्वारा
मुद्रा के द्वारा होता है। विनिमय की पद्धति पैसा है। पैसा है। लेकिन आज के समय में जो विनिमय की पद्धति है वो क्या है? पैसा है। आजकल जो लेन देन है उसके क्या है, वो पद्धति हमारी पैसे से होती। पहले क्या होता था, लोगों के पास पैसा नहीं होता था तो लोग क्या करते थे, एक चीज़ के बदले दूसरी चीज़ दे देते थे। लेकिन आज वर्तमान समय में जब से मुद्रा का प्रचलन हुआ तब से अब क्या होता है, लेन देन जो होता है पैसों के माध्यम से होता है। तो इसको हम फिर से यहाँ पे समझ लेते हैं। वस्तु विनिमय क्या है? विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है? वस्तु विनिमय में एक वस्तु को दूसरी वस्तु देकर लिया जाता है। वस्तु के लिए पैसे नहीं लिए जाते हैं। वस्तु के बदले वस्तु ली और दी जाती है। किंतु अब मुद्रा के चलन के कारण वर्तमान परिवेश में वस्तु का लेन देन मुद्रा के द्वारा होता है। विनिमय की पद्धति क्या है? पैसा है। तो आप इन प्रश्नों को ध्यान से देखिए और उनके उत्तर कॉपी में नोट कीजिए। इसके बाद अगला प्रश्न है, मशीनी युग मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं? हाथ काट दिए हैं। काट दिए हैं। इस पंक्ति में लेखक ने किस व्यथा की ओर संकेत किया है? संकेत किया है। इस पंक्ति में लेखक ने कारीगरों
लेखक ने कारीगरों की व्यथा की ओर संकेत किया है। व्यथा की ओर संकेत किया है कि मशीनों के आगमन से कारीगरों के हाथ का काम छिन गया है। यानी जब से मशीन आई तब से क्या हुआ, कारीगरों के हाथ का जो काम है वह उनसे छिन गया है, समाप्त हो गया है। क्योंकि जो पहले कारीगर लोग अपने हाथ से काम करते थे, अब क्या हो गया, मशीनों ने उसकी जगह ले ली है और सारा काम अब क्या होता है, मशीनों के माध्यम से होता है। अब आगे बढ़ते हैं। मानो उनके हाथ कट गए हों। मशीनों के आने से मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है उनके हाथ कट गए हों। मानो उनके हाथ कट गए हों। उन कारीगरों का रोजगार इन पैतृक पुरखों के समय से पैतृक काम धंधों से ही चलता था। इसके अलावा उन्होंने कभी कुछ सीखा भी, कभी कुछ सीखा भी नहीं था। परंतु मशीनी युग ने
परंतु मशीनी युग ने उनकी रोजगार को छीन लिया और उन्हें बेरोजगार बना दिया। तो यहाँ पे हम इस प्रश्न को फिर से समझ लेते हैं। मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं? इस पंक्ति में लेखक ने किस व्यथा की ओर संकेत किया है? इसका उत्तर है, इस पंक्ति में लेखक ने कारीगरों की व्यथा की ओर संकेत किया है कि मशीनों के आगमन से कारीगरों के हाथ का काम छिन गया है, मानो उनके हाथ कट गए हों। उन कारीगरों का रोजगार इन पैतृक काम धंधों से ही चलता था। इसके अलावा उन्होंने कभी कुछ सीखा भी नहीं था। परंतु मशीनी युग ने उनके रोजगार को छीन लिया और उन्हें बेरोजगार बना दिया। यहाँ पे इस प्रश्न का उत्तर आपको लिखाया है। आपको प्रश्न और उसके उत्तर को कॉपी में नोट करना है। उसके बाद अगला प्रश्न है, बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा थी? ऐसी कौन सी व्यथा थी जो लेखक से छिपी न रह सकी? इसका उत्तर है, बदलू लाख की चूड़ियां बेचा करता था। बदलू लाख की चूड़ियां बेचा करता था। परंतु जैसे जैसे कांच की चूड़ियां
जैसे जैसे कांच की चूड़ियों का प्रचलन चूड़ियों का प्रचलन बढ़ता गया, उसका व्यवसाय ठप पड़ने लगा। ठप पड़ने लगा। अपने व्यवसाय की यह दुर्दशा बदलू को मन ही मन कचोटती रही। कचोटती रही। बदलू के मन में यह बदलू के मन में यह व्यथा कि मशीनी युग के प्रभाव स्वरूप उस जैसे अनेक कारीगरों अनेक कारीगरों को बेरोजगारी और उपेक्षा का शिकार उपेक्षा का शिकार होना पड़ा है। होना पड़ा है। यह व्यथा
लेखक से छिपी न रह सकी। लेखक से छिपी न रह सकी। तो यहाँ पे इस प्रश्न को फिर से समझ लेते हैं। बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा थी जो लेखक से छिपी न रह सकी। इसका उत्तर है बदलू लाख की चूड़ियाँ बेचा करता था, परंतु जैसे जैसे कांच की चूड़ियों का प्रचलन बढ़ता गया उसका व्यवसाय ठप पड़ने लगा। अपने व्यवसाय की यह दुर्दशा बदलू को मन ही मन कचोटती रही। बदलू के मन में यह व्यथा कि मशीनी युग के प्रभाव स्वरूप उस जैसे अनेक कारीगरों को बेरोजगारी और उपेक्षा का शिकार होना पड़ा है। यह व्यथा लेखक से छिपी न रह सकी। तो आज हम इस भाग में आपको यहाँ तक के प्रश्न करा रहे हैं। इसके बाद हम आपको अगले भाग में इस पाठ के अन्य प्रश्नोत्तर आपको कराएंगे।